तो यहाँ अध्याय 12 परमाणु, इसके अंतर्गत 3 अंक के प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या ग्रही मॉडल के मुख्य बिंदु लिखिए या इसके अभिगृहीत लिखिए, या मॉडल ये कहता क्या है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो सबसे पहला यही है कि परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है, धनावेशित होता है, सूक्ष्म होता है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस पर केंद्रित होता है। इसे ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह करते हैं। इसके बाद तीसरा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस तरह से इसके रदरफोर्ड के मुख्य रूप से ये 3 बिंदु हो गए। तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो पहला यही है कि परमाणु का केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इस पर केंद्रित होता है। इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में वृत्ताकार मार्ग में कक्षाओं में चक्कर लगाता है जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ये बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहीत या परिकल्पनाएं लिखिए। तो यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल क्या है उसको समझते हैं। तो पहला जो होता है उसे कक्षा का प्रतिबंध कहते हैं या स्थायी कक्षा का प्रतिबंध कहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। तो इसको L बराबर NH/2 पाई लिखते हैं। तीसरा है ऊर्जा का प्रतिबंध। जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणीय उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो इस तरह से इसमें 3 प्रतिबंध है। तो पहला प्रतिबंध यही था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है स्थायी कक्षाओं में, लेकिन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। दूसरा यही है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और तीसरा यही है कि जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणीय उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, और जो फोटॉन का उत्सर्जन करता है तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको भी देखते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डी ब्रॉगली के अनुसार द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या क्या है। डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। तो जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर आपका ये दिख रहा होगा कि यहाँ चित्र बना हुआ है। इस चित्र में ये समझ लेते हैं कि मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, कक्षा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है तो इस तरह से तरंग दैर्ध्य निकालेगा। तो ये इनकी संख्या, तरंग दैर्ध्य की संख्या किसके बराबर होती है, ये n जितनी तरंगें होंगी उस तरह से। तो ये हो गया वृत्त की परिधि या कक्षा की परिधि, और ये हो गया उसकी तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार कक्षा की परिधि होता है वो तरंग दैर्ध्य की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 पाई r की जगह 2 पाई लिख दिए। n लैम्डा तो था ही अपने पास, तो यहाँ पर n लैम्डा लिख देंगे, और यहाँ पर लैम्डा का मान जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली संबंध। तो लैम्डा का मान क्या था, h/mv। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम h/mv रख दिए हैं। अगले स्टेप में क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे तो यम का गुणा और भी का गुणा इधर कर दिए, इसका पक्षांतर कर दिए mvr, और 2 पाई नीचे आए। तो जो mvr होता है वो कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पर जो L बराबर होता है वो क्या होता है, mvr। तो mvr को L लिख देंगे। तो यही द्वितीय प्रतिबंध हो गया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डी ब्रॉगली है वो उसके बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या करता है, उसके सूत्र की स्थापना करता है। इसके आगे वाले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। अगला वाला प्रश्न है,
पाश्चन श्रेणी में विद्यमान लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या है। तो छोटा सा प्रश्न है, इसको हमको निकाल के देखना है। तो यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि जो पाश्चन श्रेणी होती है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आते हैं, उच्चतर कक्षाओं से तीसरी कक्षा में आते हैं, तो उससे जो तरंग दैर्ध्य का क्रम प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चन श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पर पाश्चन श्रेणी में हमसे पूछ रहा है कि लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या है। तो पाश्चन श्रेणी के लिए देखते हैं, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के सूत्र के लिए ये रिडबर्ग का फार्मूला होता है, 1/λ बराबर यहाँ r, फिर 1/f² और -1/ni²। यहाँ पर nf² लिख सकते हो, ये nf है, माने यहाँ पर फाइनल, और ये हो गया 2। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, 1/λ की जगह 1/λ लिख दीजिए, r की जगह r पर 1.097 और गुणे 10⁻7, ये r का मान होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पर देखना है, ये 1/3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पाश्चन श्रेणी तभी होती जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। और लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के लिए इलेक्ट्रॉन जो है अनंत से इस कक्षा में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इसका मान ni का मान यहाँ पर अनंत हो जाएगा। आगे हल कर देते हैं, तो 1/λ ऐसे ही लिख दिए, 1 ये भी उसी तरह से उतार दिए हैं। अब यहाँ पर 1 और 3 त्रिकाई 9 है, तो 9 रख दिए। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस लैम्डा को ऊपर लिख दिए, ये लैम्डा को ऊपर लिख देंगे तो इसमें भी जो नीचे है ऊपर हो जाएगा। नीचे बटे में क्या है 9, तो 9 चला गया ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ गई, नीचे। इस स्टेप को फिर से देखना है, ये 1/λ है, तो 1/λ को हम ऊपर लिख रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ 1/9 है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, बाकी ऊपर की संख्याएं कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। अब इसमें हम जब भाग करके हल करके देखेंगे तो भाग करने में इतनी संख्या आ गई 10⁻−7। यदि हम इस दशमलव को 2 अंक और खिसका दें तो इसमें -2 और हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। इस तरह से लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 820 नैनोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर लघुत्तम तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, 820 नैनोमीटर। तो इसको हल करके हमको देखना है। अब इसका जो 5वां प्रश्न है उसको देख लीजिए, सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। या इसी तरह का जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध होता है, इसे हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल, क्योंकि जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है उसमें तीसरा बिंदु आप देखे होंगे कि जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। तो इस तरह से यहाँ अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल। अब ये जो सूत्र है अभिकेंद्र बल का होता है mv²/r, और ये जो सूत्र है ये इस सूत्र से बना है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, F=1/4πε0, और यहाँ Q1 Q2 क्या होता है r²। तो यहाँ Q1 का मान भी E है, माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 माने हो गया प्रोटॉन का आवेश। तो इस तरह से जो हमारे पास सूत्र बनेगा 1/4πε0 E² क्या हो गया, r²। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये r इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा mv², और ये 1/2 का हम दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। गुणा इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ mv² तो बच रहा है, लेकिन इस mv² को हमको गतिज ऊर्जा में बदलना है। तो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए उसका सूत्र बनाना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 1/2 का गुणा इधर भी कर दिए, 1/2 का उधर भी कर देंगे, तो ये 2 चौकों कितना हो गया, 8, और बाकी सारी चीजें उतार देना है। अब ये जो है ये किसका सूत्र बन गया, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का ये लिख दिए और इसको इसी तरह से उतार दिए, तो जहां के इलेक्ट्रॉन की क्या कहला गई, गतिज ऊर्जा कहला गई। अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी हम पहले पाठ में निकाले थे। तो U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, लेकिन Q1 का मान E है और Q2 का मान भी E है, दोनों आवेश E हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक प्रोटॉन के आवेश को E से लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आ गया, ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए गतिज ऊर्जा, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगी, इसकी कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो आगे देख लेना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए हम क्या कर रहे हैं, E बराबर K+U। तो E की जगह E लिख दिए, K का मान अभी हम ऊपर निकाले थे, ये निकाले थे गतिज ऊर्जा का 1/8πε0 E²/r, और यहाँ पर ये U का मान ये स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा माइनस में थी, इसमें प्लस है, इसलिए यहाँ बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ एक स्टेप और देखना है, यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं। कितना कॉमन ले रहे हैं, इतना, ये सारा कुछ निकाल रहे हैं।
1/4πε0 E²/r, ये बाहर हम निकाल लिए। थोड़ा सा फिर से देखना है आपको कि कैसे कैसे ये कॉमन निकलेगा। यहाँ पर हम इसको ये सारा कुछ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखना 8 है ना, तो हम निकाल रहे हैं ये 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, और बाकी चीज़ें ये निकल आई। अब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1, और यदि हम इसको हल करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 आएगा, इधर तो जो है ही। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो -1/8πε0 E²/r। तो ये जो इसकी ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है, वो नाभिक से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए नाभिक से क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ये सिद्ध कर दिए, या फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध होता है, तब भी हमको यही